हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी जोन। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि आनुवंशिकता तथा जैव विकास के बारे में पूरा विस्तार से बता दिया था और यह चैप्टर समाप्त भी हो गया था। और आज इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का आज हम हल कराएंगे। ये हम क्या हल कराएंगे, आप लोग सारे प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दीजिएगा यदि हमारे सारे वीडियो को आप लोग देखा होगा। जितने भी हम वीडियो आनुवंशिकता तथा जैव विकास से अपलोड किए हैं, मात्र 3 वीडियो अपलोड किए हैं। 3 वीडियो के लिए देख लीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं दे दीजिएगा। चलिए तो हम देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। इससे पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास पहुंच सके, आप लोग तक पहुंच सके। चलिए तो बिना विलंब करते हुए देखते हैं कि प्रश्न है क्या। जैसे पहला जो प्रश्न है, आनुवंशिकी के पिता कौन है? आनुवंशिकी के पिता कौन है? हम आपको बताए थे कि आनुवंशिकता क्या है, तो हम जानेंगे कि आनुवंशिकता जो होता है माता पिता का गुण उसके संतान में, माता पिता का गुण उसके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक गुण चला जाता है, जिसे हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिकता तथा विभिन्नता को विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। अर्थात हम लोग यह भी कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। फिर से समझिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा जैव विकास का आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। अब प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है आनुवंशिकी के पिता कौन है? आनुवंशिकी के पिता कौन है? ऑप्शन है लेमार्क, ह्यूगो डी ब्रीज, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। तो हम आप लोग को बताए थे कि आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले जो है कौन बतलाए थे? मेंडल बतलाए थे। अब मेंडल किस देश के रहने वाले थे? तो ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल। क्या हो जाएगा? मेंडल। आनुवंशिकी के जनक या पिता कौन है? मेंडल है। आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा। आप लोग चाहिएगा तो लास्ट में लिख लीजिएगा, हम ऐसे ही बिल्कुल रहने देंगे और वीडियो को जूम करके भी हल्का रोक कर या आगे पीछे कर कर आप लोग इसको बढ़िया से लिख सकते हैं। जहां भी देखने में समस्या होगा हम प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, आप मिलाते जाइएगा। दूसरा प्रश्न है मेंडल कहां के रहने वाले थे? अभी अभी हम जिक्र कर दिए हैं मेंडल कहां के रहने वाले थे। तो मेंडल जो है ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ठीक है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उन्हें इन प्रश्नों में समस्या नहीं होती होगी, या जो मेरे 3 वीडियो देख लिए हैं आनुवंशिकता तथा जैव विकास से जो वीडियो अपलोड किया गया था, जो वीडियो स्टूडेंट देख लिया है उन्हें इन प्रश्नों को हल करने में कोई समस्या नहीं होता होगा। चलिए तीसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया था? ऑप्शन है जौ, गुलाब, मटर का पौधा, शहतूत का पौधा। तो क्या होगा आंसर? शहतूत का पौधा, सॉरी मटर का पौधा। क्या होगा? मटर का पौधा। मेंडल जो है मटर के विपरीत गुण वाले पौधों का चयन किया था और उससे साबित किया था कि माता पिता का जो गुण है उसके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है, अर्थात वंशागत होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलेंगे। मेंडल के एक संकर प्रयोग में लक्षण प्ररूपी अनुपात है। मेंडल के एक संकर प्रयोग में लक्षण प्ररूपी अनुपात है। लक्षण प्ररूपी का मतलब होता है कि जीन तथा वातावरण में परिवर्तन के कारण जो वंशागत परिवर्तन होते हैं और जो साफ साफ दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूप कहते हैं। जीन तथा वातावरण के परिवर्तन के कारण जो वंशागत में परिवर्तन होता है, अगले पीढ़ी में चला जाता है और वह गुण साफा देखने को मिलता है, उसे हम लोग लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो मेंडल के एक संकर प्रयोग में लक्षण प्रारूपी अनुपात है, जो हम आप लोग को बताए थे, XY करके बताए थे, YY बताया गया था आप लोग को, T बताया गया था, कैपिटल T, स्मॉल t। तो इसमें बताया गया था लक्षण प्रारूपी के रूप में क्या था? 3:1 था। 3:1 था, अर्थात 3 लंबा और 1 बौना था। 3 लंबा और 1 बौना था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल के द्विगुण संकरण से प्राप्त लक्षण प्रारूपी अनुपात है। मेंडल जो है 2 प्रयोग किया था, एक संकर और द्विगुण संकर। एक संकर में 1 जोड़े पौधे का चयन किया गया था और द्विगुण संकर में 2 जोड़े गुण वाले पौधे का चयन किया गया था। तो कहा था मेंडल के द्विगुण संकरण से प्राप्त लक्षण प्रारूपी अनुपात है। इसमें आप लोग को बताया गया था कि 9:3:1, अर्थात कह सकते हैं 9:3:3:1। अर्थात आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। समस्या नहीं होगी। अब अगले प्रश्न में हम देखते हैं, किसी जीव की, बढ़िया समझिएगा, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। फिर से समझेंगे हम लोग, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। क्या है? फेनोटाइप, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, आनुवांशिकी या विभिन्नता। फिर से, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है फेनोटाइप, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर ग आनुवांशिकी और घ विभिन्नता। कौन हो जाएगा? तो ख। क्या हो जाएगा? ख, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। किसी जीव की जीनी संरचना जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। याद कर लेंगे हम लोग, किसी जीव की जीनी संरचना जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विभिन्नता एवं आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। देखिए प्रश्न आ गया, पहले ही बता चुके हैं। इस प्रश्न को आंसर आप लोग को देना होगा, आप लोग को ही उत्तर देना इस प्रश्न को, क्योंकि हम पहला ही प्रश्न में इसको जिक्र कर चुके हैं हम। तो देखिए यह प्रश्न क्या है, विभिन्नता एवं आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं अनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन क है जीव विज्ञान, ऑप्शन ख है भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन ग है अनुवांशिकी, ऑप्शन घ है नन। तो क्या हो जाएगा आंसर? अनुवांशिकी। क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी। बढ़िया से प्रश्न को समझकर उत्तर देना है, हड़बड़ाना नहीं है। बहुत सारे बच्चा क्या करते हैं कि एग्जाम में पहले ऑप्शन पूछ रहता है, पूरा ऑप्शन को पढ़ता ही नहीं है, आप पहले में ही टिक लगा देता है। गलत हो जाता नहीं। हम लोग को जो है एग्जाम में काफी ज्यादा टाइम दिया जाता है, तो बिना पूरा प्रश्न को पढ़े हुए हम लोग कभी भी प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। कहा जाता है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। लामार्क जो थे, लामार्क बतलाए थे उपार्जित के लक्षण। उन्होंने यह भी बताया था कि वायुमंडल में या वातावरण में धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं और वातावरण में जन्म लेने के बाद जीव भी अपने आप में परिवर्तन करते रहते हैं। अर्थात कुछ अंग को अधिक उपयोग करते हैं और कुछ अंग को कम उपयोग करते हैं। तो जिस अंग को वह अधिक उपयोग करते हैं वही अंग अधिक विकसित हो जाता है और वही गुण उसके संतान में चला जाता है और धीरे धीरे इस प्रकार जो है उसके संतान में भिन्नता पाई जाती है। एक समय में ऐसा होता है कि उसकी संतान जो है मूल जाति से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। तो इन्होंने यह भी बताया था कि अफ्रीका जो मानव का जन्म है, अफ्रीकी मानव का जो जन्म हुआ है वो वहां के चिंपैंजी नामक बंदरों से हुआ है। अर्थात बंदर जो है मानव की तरह ही व्यवहार करता है। जो चिंपैंजी नामक बंदर है वो बंदर से बुद्धिमान होता है। एक आम बंदर होता है, चिंपैंजी जो होता है वो बंदर से बुद्धिमान होता है। अर्थात चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, गिलहरी, तो क्या हो जाएगा? चिंपैंजी। चिंपैंजी से ही जन्म हुआ है मानव अफ्रीकी का। कोई समस्या है? अगर समस्या रहेगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको प्रश्नों का उत्तर कमेंट में भी दे देंगे। और इतना के बावजूद भी यदि सब्जेक्टिव में भी आपको समस्या किसी प्रश्न का हो तो आप हमें कमेंट करिए या फिर नंबर मेरा दिया हुआ है वीडियो पे, आप नंबर से कॉल करिए, हम सारे प्रश्नों को आप लोगों को जवाब देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। ऑप्शन है क असमजात अंग, ऑप्शन ख में है समजात अंग, ऑप्शन ग में है अवशेषी अंग, ऑप्शन घ में है नन ऑफ दीज। फिर से पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। ऑप्शन क असमजात अंग, ऑप्शन ख समजात अंग, ऑप्शन ग अवशेषी अंग, ऑप्शन घ नन ऑफ दी। तो हम आप लोगों को बताए थे समजात अंग और असमजात अंग। समजात अंग कहने का मतलब होता है कि वैसे जीव जो बनावट तथा उत्पत्ति के दृष्टि से समान होता है लेकिन कार्य अलग अलग होता है, उसी को हम लोग समजात अंग कहते हैं। और असमजात अंग, तो असमजात अंग का मतलब होता है वैसे जीव जो उत्पत्ति तथा संरचना या बनावट की दृष्टि से असमान होता है, भिन्न होता है, परंतु उसका कार्य समान होता है, उसे असमजात अंग कहते हैं। अब हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं।
पक्षी तथा चमगादड़, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख, पक्षी का पंख भी काम आता है किसमें, उड़ने में। चमगादड़ का भी पंख आता है, उसका उपयोग करता है उड़ने में, लेकिन इसका बनावट जो है अलग अलग है, बनावट में डिफरेंट होता है, इसलिए जो है यह असंजात अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंजात अंग हो जाएगा। अब जो है उपार्जित के लक्षण, नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम लोग। उपार्जित के लक्षण या लामार्कवाद के जनक हैं। उपार्जित के लक्षण या लामार्कवाद के जनक हैं। ऑप्शन है क डार्विन, ऑप्शन ख है लैमार्क, ऑप्शन ग है ह्यूगो डी ब्रिज और ऑप्शन घ है नन ऑफ दीज। आप लोग बताइए, इस प्रश्न का जवाब हम आप लोग से चाहते हैं, आप लोग ही बताएंगे। फिर से ऑप्शन बोलते हैं हम, डार्विन, ऑप्शन ख लैमार्क, ऑप्शन ग ह्यूगो डी ब्रिज और ऑप्शन घ नन ऑफ दीज। तो क्या होगा आंसर, लैमार्क। क्या होगा, लैमार्क। क्या होगा, लैमार्क। डार्विन किसका जनक है, तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत या डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था। डार्विन किस चीज का सिद्धांत दिए थे, तो जैव विकास में ही डार्विनवाद या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। अब बताइएगा ह्यूगो डी ब्रिज का सिद्धांत क्या था, तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। ह्यूगो डी ब्रिज का सिद्धांत जो था क्या था, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। बढ़िया से समझिएगा, केवल आप वीडियो को ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सारे प्रश्नों का हल आप स्वयं देंगे। लेकिन जब हम आपके लिए इतना परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करके आप लोग के लिए ही ऐसा प्रश्न बनाते हैं ताकि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे और टोटल का टोटल प्रश्न लड़ जाए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जब हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो हमारे लिए भी आपको इतना तो बनता है कि हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए। ये आपके लिए हम बोल रहे हैं ताकि दबाने से जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोग तक पहुंच सके। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। लैमार्क रहने वाले थे, लैमार्क रहने वाले थे, कहां के रहने वाले थे लैमार्क, ये बताइए। ब्रिटेन के, ऑप्शन क में है ब्रिटेन, ऑप्शन ख में है फ्रांस, ऑप्शन ग में है हॉलैंड और ऑप्शन घ में है अमेरिका। लैमार्क कहां के रहने वाले थे, ऑप्शन है क ब्रिटेन, ऑप्शन ख फ्रांस, ऑप्शन ग हॉलैंड, ऑप्शन घ अमेरिका। बताइए कहां के रहने वाले थे, कहां के रहने वाले थे, ब्रिटेन के, फ्रांस के, हॉलैंड के, अमेरिका के। तो लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी थे। इन्होंने अपने नियम को, अपने विचार को कब प्रस्तुत किया था, तो 1809 ईस्वी में किया था। कब भी याद रखिएगा, ईस्वी भी पूछ देता है कि लैमार्कवाद का सिद्धांत अर्थात ये उपार्जित लक्षण वंशागत का सिद्धांत कब प्रकाशित किया गया था, 1809 ईस्वी। यही एक वैज्ञानिक थे जो इनके सिद्धांत का जो मान्यता दिया गया था, नहीं वो तो डार्विन थे। तो नेक्स्ट, डार्विन कहां के थे, डार्विन जो थे कहां के थे ये बताइएगा हमको। डार्विन कहां के थे, ऑप्शन है क ऑस्ट्रिया, ऑप्शन ख फ्रांस, ऑप्शन ग ब्रिटेन, ऑप्शन घ अमेरिका। आप बताइएगा डार्विन कहां के थे और डार्विन का सिद्धांत का क्या नाम है, तो आप लोग बताइए डार्विन कहां के थे। तो डार्विन ब्रिटेन थे। हम आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, याद करिए कि डार्विन जो थे, डार्विन को बच्चा से ही प्राकृतिक से लगाव था।
और उन्हें कम उम्र में ही 1831 में ही ब्रिटेन की सरकार की तरफ से फ्री में जहाज से घूमने का विश्व सर्वेक्षण करने का मौका मिला था। और उन्होंने 5 वर्ष तक क्या किया था, सर्वेक्षण किया था और सभी देश और द्वीपों में क्या गए थे, उन्होंने भ्रमण किए और उसी दौरान बहुत सारे जीवों का वह अवलोकन किए। और अब जीवों का अवलोकन करने के बाद उन्होंने उसी पर अध्ययन करना शुरू कर दिया और लगभग 20 वर्ष के बाद उन्होंने क्या किया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। तो कहां के थे, ब्रिटेन के थे। मटर का पौधे का वैज्ञानिक नाम है। मटर का पौधे का वैज्ञानिक नाम है, क्या है? ऑप्शन का होमो सेपियंस, ऑप्शन का पीसम सेटिवियम, पीसम सेटिवियम, बढ़िया देखिएगा, पीसम सेटिवियम, ऑप्शन ग इंडिका, ऑप्शन घ नन ऑफ दीज। मटर का पौधे का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, ऑप्शन ख पीसम सेटिवियम, ऑप्शन ग इंडिका, ऑप्शन घ नन ऑफ दीज। तो बताइएगा मटर का पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पीसम सेटिवियम है। पीसम सेटिवियम है, पीसम सेटिवियम है। और होमो सेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है, मानव का वैज्ञानिक नाम है। अब है नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिकवादी वैज्ञानिक है, प्राकृतिकवादी वैज्ञानिक है जिन्होंने प्राकृतिक के रूप में अपना विचार दिया, मत दिया। प्राकृतिकवादी वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन क है डार्विन, ऑप्शन ख है लैमार्क, ऑप्शन ग है ह्यूगो डी ब्रिज, ऑप्शन घ है क और ख दोनों। बताइए आप लोग। तो हम बताए थे कि डार्विन भी प्राकृतिकवादी वैज्ञानिक है, लैमार्क भी प्राकृतिकवादी वैज्ञानिक है और ह्यूगो डी ब्रिज जो है वनस्पति शास्त्री थे, वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? क और ख दोनों, क और ख दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अर्थात कह सकते हैं जीव की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कब हुई? ऑप्शन क है 3.5 अरब वर्ष पहले, ऑप्शन ख है 4.5 अरब वर्ष पहले, ऑप्शन ग है 5 मिलियन वर्ष पहले, ऑप्शन घ है नन ऑफ दीज। तो बताइएगा आप लोग, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कब हुआ? तो 3.5 अरब वर्ष पहले। कहां हुआ था? तो समुद्री में हुआ था। कहां हुआ था? तो समुद्री हुआ था। कहां हुआ था? तो समुद्री में हुआ था। अब जो है मानव तथा मटर में क्रमशः गुणसूत्र होते हैं, मानव तथा मटर में क्रमशः गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले मानव का होगा और फिर मटर का। क्रमशः तो समझते हैं, लगातार पहले मानव का दिया हुआ है तो पहले मानव का होना चाहिए। मानव में कितना क्रोमोसोम होता है? 46। मटर में कितना क्रोमोसोम होता है? 14, यानी 7 जोड़ी। और मानव में कितना क्रोमोसोम होता है? 23 जोड़ी, 46 और इसमें 14। देखिए ऑप्शन में है कोई 46 14? देखिए ख है, ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख। तो ख में जो क्या है 46 मानव के और 14 जो है मटर के पौधे। समझ गए? अब जो है कुछ प्रश्न जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है, जो मैं आप लोगों को बोल देता हूं, आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और जो कलम कॉपी लिए हुए हैं वो लिख भी सकते हैं। पहला जो प्रश्न है, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं? एक ही जाति के
विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को, एक ही जाति है, एक ही संतान के माता पिता है, और उसमें जब विभिन्नता पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, उसको विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्नता। विभिन्नता दो प्रकार के, जननिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता के बारे में आप लोगों को बताया गया था और कायिक विभिन्नता के बारे में बताया गया था। जननिक विभिन्नता जो होता है वो वंशागत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से एक जीवाश्म की आयु के निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है? अर्थात समझेंगे हम लोग जीवाश्म की आयु कैसे ज्ञात की जा सकती है। जीवाश्म की आयु कैसे ज्ञात की जा सकती है? तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण के द्वारा, रेडियो कार्बन काल निर्धारण के द्वारा, या फिर समस्थानिक अनुपात के अध्ययन करके भी जीवाश्म की आयु ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। कौन सा पेड़ कितना पुराना है उसका आयु कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसके वलय को गिनकर। वलय मतलब समझते हैं? वलय का मतलब होता है, जब देखते हैं कि पेड़ कटता है तो कटता है किस तरह, गोल होता है, तो उसमें इस तरह की लाइनिंग होता है, गोला इस तरह की लाइनिंग होता है, इसी को वलय कहते हैं। जितना ज्यादा दूर में काला होता है उस पेड़ की आयु उतना ही ज्यादा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कहा जाता है कि आर्कियोटेरिक्स नामक जीवाश्म में आर्कियोटेरिस लिखिएगा बढ़िया से, आर्कियोटेरिस नामक जीवाश्म में दो गुण पाए जाते हैं। कौन कौन? रेप्टिलिया तथा एविज के गुण पाए जाते हैं। रेप्टिलिया तथा एविज के गुण पाए जाते हैं। अब जो है खत्म हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा जो है अब प्रश्न इस चैप्टर से नहीं बनेगा। जो भी स्टूडेंट इतना प्रश्न को हल कर लेगा, इतना प्रश्न को माइंड में समझ लेगा, हमें लगता है कि याद करने की जरूरत नहीं है। जो एक बार बढ़िया से देख लेगा और जो मेरा वीडियो को बढ़िया से देखा होगा, जिसमें आनुवांशिकता तथा जैव विकास के बारे में पढ़ाया है, हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें रटने की जरूरत नहीं होगी। हम विद्यार्थी को रट्टू तोता नहीं बनाते हैं। रटने के लिए तो सुग्गा भी, तोता भी रट जाता है। तो विद्यार्थी को रट्टू तोता नहीं बनना चाहिए, समझना चाहिए। जो बढ़िया से मेरे पढ़ाए हुए वीडियो को देख लिया होगा, उन्हें इन प्रश्नों में समस्या नहीं होती होगी। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। तो यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आइकॉन जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नए वीडियो के साथ YouTube पर उपलब्ध हो, आप लोग तक पहुंच सके, मेरा वीडियो आप लोग के पास पहुंच सके। धन्यवाद।